नमस्कार। नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही अहम उपन्यास पर बात करने वाले हैं। नागार्जुन का रतिनाथ की चाची। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके इसके जो गहरे दुख है ना, हम्म, और समाज पर जो इसकी टिप्पणी है उसे समझने में मदद करेगी। हम्म, ये कहानी सिर्फ इंदिरा की यानी रतिनाथ की चाची की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस पूरे गांव की कहानी है। हम्म, वहां की सोच, वहां के अजीब से नैतिक पैमाने, हम्म, और वो बेड़ियां जो खासकर औरतों ने पहन रखी थीं। हम्म, तो हमारा मकसद यही है कि इन हिस्सों से वो सच्चाइयां निकालें जो शायद आज भी हमें सोचने पर मजबूर करें। हम्म, चलिए इसमें उतरते हैं। हम्म, तो सबसे पहले माहौल समझते हैं। हम्म, कहाँ से है ये कहानी? हाँ, ये जरूरी है। ये एक गांव की कहानी है। बिल्कुल ठेठ ग्रामीण माहौल, ठीक। जहां पुराने रीति रिवाज, परंपराएं लोगों की जिंदगी पर हावी हैं। जी। और महिलाओं की स्थिति वो मतलब दुयम दर्जे की, हम्म, और एक एक जमींदारी वाली सोच है ये। जो लोगों के बर्ताव में दिखती है। और कहानी की धुरी है रतिनाथ की चाची इंदिरा। बिल्कुल सही। और ये जो माहौल है ना, ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये खुद एक किरदार है। जैसा विश्लेषण बताता है, ये उपन्यास सिर्फ इंदिरा की पर्सनल ट्रेजेडी नहीं दिखाता, हाँ, बल्कि ये उस पूरे सिस्टम का, उस सामाजिक ताने बाने का आईना है जिसने इंदिरा जैसी हालत पैदा की। गांव का हर नियम, हर फुसफुसाहट, हर शक, वो इंदिरा की कहानी को आगे बढ़ाता है। हाँ, और उस वक्त की सच्चाई दिखाता है। जी बिल्कुल। ये उस मिट्टी की कहानी है जहां ऐसी त्रासदियां पनपती थीं। अच्छा, किरदारों को थोड़ा और जान लें तो उनके रिश्ते और टकराव शायद ज्यादा साफ होंगे। हम्म। सबसे पहले रतिनाथ, जी। गांव का एक सीधा साधा सा लड़का लगता है। हाँ, भोला भाला। कोई खास चालाकी या बुराई नहीं दिखती उसमें, बस अपनी चाची की इज्जत करता है। हम्म, फिर है कहानी की नायिका इंदिरा, हम्म, रतिनाथ की चाची। हम्म। वो सिर्फ एक आम गांव की औरत नहीं है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, काफी संवेदनशील भी। जी, ये बात महत्वपूर्ण है। पढ़ी लिखी, संवेदनशील। हाँ, हम्म, लेकिन देखिए किस्मत, शादी होती है एक ऐसे आदमी से जो उम्र में बहुत बड़ा है, मतलब पिता की उम्र का। हम्म। और वो है रतिनाथ के चाचा बटनाथ। बटनाथ। उम्र दराज तो है ही, साथ में बहुत पुराने ख्यालों के रूढ़िवादी। बिल्कुल। उनके लिए पत्नी शायद बस एक संपत्ति जैसी। अपनी जवान पढ़ी लिखी पत्नी की भावनाएं, जरूरतें कुछ नहीं समझते। ये शायद समझना ही नहीं चाहते हैं, उदासीनता है पूरी। हाँ, उदासीनता। और इन सब के ऊपर है पूरा गांव, पूरा समाज। वो दृश्य शक्ति। वो नजरें जो हर वक्त ताक झांक करती हैं, वो कान जो सब सुनते हैं, और वो जुबानें जो बिना सोचे समझे अफवाहें उड़ाती हैं। सही कहा। ये समाज दर्शक भी है और एक तरह से विलेन भी। हाँ, ये किरदार वाकई दिलचस्प हैं। ये सिर्फ कहानी के पात्र नहीं हैं, ये उस समाज की अलग अलग प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। जैसे बटनाथ में वो कठोर पितृसत्ता दिखती है ना, औरत मतलब जागीर, उसकी भावनाओं का कोई मोल नहीं। रतिनाथ में एक मासूमियत है। शायद वो समाज की पेचीदगियों को उतना समझता नहीं, या बस एक स्वाभाविक स्नेह रखता है। और गांव गां में वो सामूहिक शक, वो नैतिक दोगलापन, वो अफवाहों की ताकत, उसका जीता जागता रूप है। और इंदिरा, वो इन सब के बीच फंसी हुई, अपने सम्मान के लिए लड़ती हुई। कहानी की शुरुआत ही एक तरह से मुश्किलों का इशारा कर देती है। बिल्कुल। इंदिरा की शादी बहुत कम उम्र में, वो तो बच्चे ही होती है लगभग, जब बटनाथ से कर दी जाती है। हाँ, बेमेल विवाह, उस जमाने की कड़वी सच्चाई। बिल्कुल। उम्र का फासला बहुत ज्यादा, सोच का तो शायद उससे भी ज्यादा। बटनाथ, जैसा बताया, रूखे कठोर इंसान है। उनके लिए पत्नी की मतलब इमोशनल जरूरतें, उसकी बातें, उसकी इच्छाएं, ये सब बेकार की चीजें हैं। हाँ, शायद पत्नी का मतलब बस घर संभालना, पति की सेवा करना, बस। संवाद की, आपसी समझ की तो कोई जगह ही नहीं उस रिश्ते में। इंदिरा की पढ़ाई लिखाई, उसकी संवेदनशीलता बटनाथ के लिए कोई मायने नहीं रखती। तो नतीजा क्या निकलता है इंदिरा के लिए? एक एक खत्म ना होने वाला अकेलापन, शादी के बाद भी अकेली, हाँ, बिल्कुल। भावनात्मक रूप से एकदम अकेली। जिंदगी बस घुटन, खालीपन और रोज महसूस होने वाला अपमान, इसी से भर जाती है। सोचिए जरा, एक पढ़ी लिखी सोचने समझने वाली लड़की के लिए ये कितना कितना दमघोटू माहौल होगा। उसकी सारी काबिलियत जैसे बेकार है उस घर में। ये स्थिति बिल्कुल साफ दिखाती है कि उस जमाने में औरतें कितनी बेबस थीं। बेमेल शादियां बहुत आम थीं। अक्सर बस
पैसे या समाज के दबाव में हो जाती थी। लड़की की मर्जी, उसकी खुशी कोई पूछता ही नहीं था। हाँ, उन्हें तो बस एक सामान की तरह एक घर से दूसरे घर भेज दिया जाता था। बिल्कुल। इंदिरा का जीवन इसी सच्चाई का एक दस्तावेज है कि कैसी ये रस्में जिंदगियां कुचल देती थीं। तो ऐसी घुटन वाले माहौल में जब इंदिरा अपने ही घर में पराया सा महसूस कर रही है, तब रतिनाथ का रवैया शायद थोड़ी राहत देता है। एक ताजी हवा का झोंका शायद। हाँ, रतिनाथ अपनी चाची का आदर करता है, उनसे खुलकर बात करता है। शायद इसलिए कि वो उम्र में उसके ज्यादा करीब हैं या पढ़ी लिखी हैं, उसे उनमें वो समझदारी दिखती है जो बाकियों में नहीं। हो सकता है। तो धीरे धीरे, जैसा उपन्यास दिखाता है, उन दोनों के बीच एक सहज सा रिश्ता बनता है। जी। आपसी समझ का, स्नेह का, अपनापन का। इंदिरा को शायद रतिनाथ में वो साथी मिलता है जिससे वो मन की बात कह सके, अपनी किताबें, अपने विचार। हाँ, एक मानसिक जुड़ाव। हाँ, और कहानी ये साफ कहती है बार बार कि ये रिश्ता पूरी तरह पवित्र था, निर्मल था, इसमें कोई खोट नहीं थी। और यहीं आकर कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। बिल्कुल। एक तरफ तो ये मासूम पवित्र रिश्ता है, दो अकेले इंसानों के बीच का एक स्वाभाविक मानवीय जुड़ाव, और दूसरी तरफ गांव वालों की वो तंग सोच, वो शक भरी नजर। विश्लेषण यही बताता है कि गांव वालों की गंदी सोच इसे हजम नहीं कर पाती। उनके लिए एक जवान विधवा, क्योंकि बटनाथ बूढ़े हैं, और इंदिरा की जिंदगी लगभग वैसी ही है, और एक जवान लड़के के बीच ऐसा सहज स्नेह, ये मुमकिन ही नहीं। उनके दिमाग में कुछ और ही चलता है। बिल्कुल। वो फौरन शक की निगाह से देखते हैं। ये सामाजिक पूर्वाग्रह का मतलब एक क्लासिक उदाहरण है। कैसे समाज अपनी बनी बनाई धारणाओं के चश्मे से ही हर रिश्ते को देखता है और अक्सर उसे गंदा कर देता है। हाँ, बिल्कुल। ये सीधा साधा रिश्ता गांव वालों की आंखों में चुभने लगता है। पहले धीरे धीरे कानाफूसी। हाँ, पहले दबी जुबान में, फिर इशारे, और देखते ही देखते ये खुली अफवाहें बन जाती हैं। बातें बनने लगती हैं। रतिनाथ और इंदिरा का मिलना जुलना, उनकी बातें, सबको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाने लगता है। और यहाँ ये बात साफ होती है कि उस समाज में औरत की इज्जत कितनी नाजुक चीज मानी जाती थी। हाँ, जैसे कांच का बर्तन। बिल्कुल। जरा सी ठोकर लगी नहीं कि टूट गया या दाग लग गया। सच्चाई क्या है, इससे किसी को मतलब नहीं। बस शक का बीज बोना काफी है। हाँ, किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए। और फिर वही होता है जो होना था। ये जहरीली बातें हवा में फैलते फैलते आखिरकार बटनाथ के कानों तक पहुंच जाती हैं। वो पति जो पहले ही अपनी पत्नी से उदासीन था, हाँ, अब गांव वालों की बातों में आ जाता है। ये समझना भी जरूरी है कि कैसे ये अफवाहें, ये सामूहिक शक लोगों की जिंदगी को कंट्रोल करने का हथियार बन जाते हैं, खासकर औरतों की। गांव का समाज अपनी वो झूठी नैतिकता की दुहाई देकर लोगों पर, खासकर अकेली या कमजोर समझी जाने वाली औरतों पर अपना दबदबा बनाता है। जी। किसी के चरित्र पर कीचड़ उछालना, बिना सबूत बदनाम करना, ये सब उसी कंट्रोल का हिस्सा था। इंदिरा इसका शिकार बनती है। और इन अफवाहों का असर क्या होता है? बटनाथ का बर्ताव अपनी पत्नी के लिए और भी ज्यादा कठोर हो जाता है। शक जो बैठ गया मन में। हाँ, वो आदमी जो पहले ही शक और रूढ़िवादिता का मारा था, अब गांव वालों की बातों पर पूरा यकीन करने लगता है। उसे अपनी पत्नी की सफाई पर, उसके चरित्र पर जरा भी भरोसा नहीं रहता। इस शक के जहर के असर में वो इंदिरा पर तरह तरह की पाबंदियां लगा देता है। रोक टोक शुरू हो जाती है। हाँ, उसका घर से निकलना मुश्किल, रतिनाथ से मिलना जुलना तो दूर, शायद अब वो किसी से भी आराम से बात नहीं कर पाती। वटनाथ उसे सबके सामने अकेले में ताने देता है, जलील करता है। उसकी जो थोड़ी बहुत आजादी थी वो भी खत्म। घर अब सच में एक जेल बन जाता है उसके लिए। ये बिल्कुल साफ तौर पर उस पितृसत्तात्मक कंट्रोल को दिखाता है। मतलब वो सिस्टम जहां मर्द का दबदबा है और वो औरत की जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। उस समाज में पति का शक ही काफी था पत्नी को गुनाहगार ठहराने के लिए। कोई सुनवाई नहीं, कोई सबूत नहीं, हाँ, सफाई की कोई गुंजाइश ही नहीं। पति का अधिकार इतना निरंकुश था कि वो अपनी पत्नी को समाज से कटवा सकता था, उसे मानसिक तौर पर सता सकता था। भटनाथ का शक और उसकी पाबंदियां इंदिरा की जिंदगी को और भी ज्यादा दुखदाई और ज्यादा घुटन भरा बना देती हैं। अब सोचिए जरा उस औरत की हालत। एक तरफ पूरे गांव की शक भरी नजरें, कानाफूसी, दूसरी तरफ अपने ही पति का अविश्वास और जुल्म। दोहरी मार। हाँ, इस दोहरी मार से इंदिरा अंदर तक बिल्कुल टूट जाती है।
उसे ये भयानक एहसास होता है कि इस समाज में एक अकेली औरत, चाहे वो कितनी भी सच्ची हो, पाक साफ हो, लोगों की बुरी नजरों से, गंदी सोच से बच ही नहीं सकती। लेकिन शायद सबसे बड़ा दुख, सबसे गहरी चोट ये थी कि उसका अपना पति, जिसके साथ जिंदगी गुजारनी थी, वही उसकी सच्चाई पर, उसके चरित्र पर यकीन नहीं करता। ये तो बहुत बड़ा विश्वासघात है। हाँ, ये एहसास उसे बिल्कुल अकेला कर देता है। कोई नहीं जिस पर वो भरोसा कर सके। उसका सबसे करीबी रिश्ता ही शक पर खड़ा है। ये अकेलापन तो इंसान को अंदर से खा जाता है। शक से देखा जाए, और जब आपका जीवन साथी ही आपके खिलाफ हो, तो इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। हाँ बिल्कुल। इंदिरा गहरे डिप्रेशन में, निराशा में और एक बर्दाश्त न होने वाली मानसिक पीड़ा की शिकार हो जाती है। उसकी तकलीफ सिर्फ सामाजिक बेइज्जती तक नहीं रहती, वो उसके मन, उसकी आत्मा को भी घायल कर देती है। और फिर कहानी उस दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है जहां गांव की गलतफहमियां, अफवाहें बिल्कुल चरम पर होती हैं। इंदिरा समाज में पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। कोई साथ देने वाला नहीं, कोई हमदर्दी दिखाने वाला नहीं, कोई बात पर यकीन करने वाला नहीं। शायद लोग उससे बात करने से भी कतराने लगते हैं, डरते हैं कि कहीं उन पर भी कोई उंगली ना उठे। हाँ, समाज का यही डर होता है। उसके चरित्र पर जो झूठे दाग लगे थे, वो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं, जैसे कोई पक्का दाग लग गया हो कपड़े पर। मिटने के बजाय और फैलते हैं। हाँ, और सबसे दुखद बात यह है कि इस लगातार मानसिक तनाव, अकेलेपन और सामाजिक बहिष्कार की वजह से, जैसा उपन्यास में इशारा है, इंदिरा का मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगता है। जी। वो अपने ही ख्यालों में, अपने डर में, अपनी निराशा के जाल में बुरी तरह उलझ जाती है। वाकई सामाजिक बहिष्कार और बिना किसी आधार के चरित्र हनन की जो विनाशकारी ताकत है ना, उसे पूरी तरह उजागर करता है। जब पूरा समाज मिलकर किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाता है, खासकर झूठे इल्जाम लगाकर, तो उसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है, इंदिरा का हश्र ये दिखाता है। व्यक्ति की आवाज, उसका सच, समाज के उस संगठित शोर और पूर्वाग्रह के नीचे दबकर दम तोड़ देता है। उपन्यास का अंत बहुत मार्मिक है, झकझोर देता है। हाँ, पाठक को हिलाकर रख देता है। ये अंत सोचने पे मजबूर करता है कि समाज की ये जो तथाकथित नैतिकता है, ये कितनी खोखली और बेरहम हो सकती है। पूरी कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे ये पितृसत्ता वाला समाज, ये सामंती सोच, जहां औरत को इंसान नहीं, बस इज्जत का प्रतीक या कोई चीज समझा जाता है, जहां उसकी अपनी भावनाओं, इच्छाओं, उसकी पहचान का कोई मोल नहीं। हाँ, कैसे ये सोच एक जीती जागती संवेदनशील औरत की जिंदगी को धीरे धीरे नरक बना सकती है। जैसा कि विश्लेषण में भी कहा गया है, नागार्जुन ने इस उपन्यास में स्त्री जीवन की विडंबना, समाज की ढूंगी नैतिकता और गलत सोच का तीखा चित्रण किया है। ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। हाँ, तो निष्कर्ष यही है कि रतिनाथ की चाची सिर्फ एक दुखद कहानी या पारिवारिक ड्रामा नहीं है। ये एक बहुत बहुत ताकतवर सामाजिक उपन्यास है। जी। ये ग्रामीण समाज की वो जड़ मानसिकता, उसके अंदर के पूर्वाग्रह, एक औरत के अकेलेपन का वो अथाह समंदर और उसकी असहनीय पीड़ा को बड़ी बेबाकी से, ईमानदारी से हमारे सामने रखता है। और ऐसा करते हुए नागार्जुन समाज के उन खोखले नैतिक पैमानों पर एक जोरदार चोट करते हैं। वो पैमाने जो अक्सर अन्याय, शोषण और इंसानी त्रासदी की वजह बनते हैं। तो रतिनाथ की चाची के इन अंशों के इस विश्लेषण से हमने क्या सीखा? हमने देखा कि कैसे एक साधारण सी लगने वाली गांव की कहानी के जरिए नागार्जुन ने पितृसत्ता के जाल में फंसी एक औरत की लाचारी, उसकी बेबसी को कितनी गहराई से दिखाया है। बहुत परतें खोली हैं। हमने ये भी महसूस किया कि अफवाहों और शक में कितनी तबाही मचाने वाली ताकत होती है। ये कैसे किसी के वजूद को ही मिटा सकती है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, समाज की वो जो तथाकथित नैतिकता है ना, उसके दोहरे मापदंड सामने आए हैं। मर्दों के लिए अलग नियम, औरतों के लिए अलग। हाँ, और शक का फायदा हमेशा पुरुषों को। हमेशा। ये उपन्यास हमें इस सवाल पर गंभीरता से सोचने को मजबूर करता है कि व्यक्तिगत सच्चाई और सामाजिक धारणा, इनके बीच का टकराव कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर तब जब समाज व्यक्ति की गरिमा, उसकी सच्चाई, उसके दर्द से ज्यादा अपनी बनी बनाई मान्यताओं को, अपनी इज्जत की झूठी धारणा को और अपने पूर्वाग्रहों को बचाने में लग जाता है। हाँ। यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है, क्या समाज की हजार आंखें हमेशा सच ही देखती हैं, या अक्सर वो वही देखती हैं जो वो देखना चाहती हैं? अपनी संकीर्ण सोच और पूर्वाग्रहों का अक्स। बिल्कुल। इंदिरा की कहानी शायद इसी मुश्किल सवाल का एक दुखद
पर जरूरी जवाब है।